पहाड़ों से लेकर पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। आलम यह है कि घरों से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर कोहरा घना है। इसकी वजह से तमाम ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक यही हाल है। वहीं अयोध्या में घने कोहरे के बीच प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी तेज है। इन दिनों अयोध्या में सुबह के वक्त बेहद घना कोहरा छाया रहता है, मगर घने कोहरे और ठंड के बीच भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रयागराज में संगम किनारे दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग रहा है। साधु संत ठंड से बेपरवाह संगम में स्नान, दान और ध्यान कर रहे हैं। यहां ठंड से बचाव के तमाम इंतजाम कुंभ नगरी में किए गए हैं। फिर भी सुबह शाम बेहद ठंड से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो ठंड से ठिठुरते 3 शहरों की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां ठंड ने जिंदगी को करीब करीब जमा रखा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। और उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी का सितम जारी है। मौसम खुशनुमा तो है, लेकिन AQI में थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में दरअसल आज ठंड जो है जो हाड़ कपा रही, वो इसलिए क्योंकि अचानक बरसात होने लगी। हम इंडिया गेट पर हैं, कर्तव्य पथ पर दरअसल गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसकी रिहर्सल चल रही है। और इस खूबसूरत बैंड को देखते हुए जब एक के बाद एक दस्ता यहाँ से गुजर रहा है, और उसके साथ साथ लोग भी जो हैं, पर्यटक हैं, सैलानी हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, वो भी देख रहे हैं। लेकिन इस बीच तापमान लगातार नीचे गिरा है। और इस समय जब सुबह के 7 बजे 8 बजे आप देखें तो अचानक बारिश हो रही है और बूंदें जो हैं सड़क पर जिस तरह आपको पता चल रही हैं। और चूंकि बरसात है तो इसके चलते जो है ठंड और बढ़ेगी। हालांकि विजिबिलिटी को लेकर के थोड़ी समस्या जरूर है, खासकर रनवे पर हो, खुले इलाके हो, दिल्ली NCR हो, ऐसे में विजिबिलिटी होगी। मसलन अगर पीछे राष्ट्रपति भवन देखिए 2 किलोमीटर की दूरी पर, तो वो इस समय इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों से ओझल हो रहा है। और कैमरा ठीक अगर दूसरी तरफ आपको ले जाऊं तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे इतर जाके यानी 1.5 किलोमीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं है। तो कोहरे का भी कोहराम चल रहा है, ऊपर से सर्दी भी सितम ढा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी मौसम को खुशनुमा तो बना ही रही है। चिलई कला चल रहा, और चिलई कला का असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है, तराई में भी देखने को मिलता है। और ठंड के चलते पारा लगातार लुढ़क रहा है। तो खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर सर्दी जो है लगातार बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है। और ऊपर से ये जो बरसात की बूंदें हैं, जाहिर है ये ठंड को और बढ़ाएंगी। हालत अभी तो और खराब होने वाली है। दिल्ली के इंडिया गेट पर शगुन भारद्वाज के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की जोरदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इसके कारण एक तरफ लोगों को सर्दी का खूब एहसास हो रहा है, तो साथ ही देर रात और सुबह के वक्त सफर पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस होती है। हालांकि आज से शुरू हो रहे हफ्ते में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मौसम के मिजाज के कुछ बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली में आज गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके बाद ठंड का नया दौर शुरू हो सकता है। दिल्ली NCR में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा और धुंध रहने का भी अनुमान है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण ट्रेनों और उड़ानों में देरी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिन दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट रहीं, तो उड़ानों पर भी असर पड़ा है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 3 से 4 दिनों बाद मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। इसके कारण दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश के बाद कोहरे से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन पारा गिरा ही रहेगा, जिससे ठंड बरकरार रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोहरे का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण विजिबिलिटी काफी गिर गई है और रात के वक्त सफर मुश्किल है। मौसम विभाग ने अभी ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा ही रहेगा। वहीं बिहार में भी घने कोहरे के चलते सड़कों पर आवाजाही पर असर दिखा।
बोध गया का महाबोधि मंदिर भी घने कोहरे के आगोश में घिरा नजर आया। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिन ठंड से निजात नहीं मिलेगी, लिहाजा सेहत के लिहाज से सावधानी बरतना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानों में ठंड का आरंभ आपने देख लिया। अब पहाड़ों पर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक सफेद बर्फ की चादर छाई हुई है। वहां के फेमस हिल स्टेशन सोनमर्ग में कुदरत के करिश्मे को महसूस करने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर का डोडा भी चांदी की तरह चमक रहा है। बर्फ से लदी चोटियां जहां पर लोग सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड के औली का नजारा भी नजर आ रहा है। औली एडवेंचर गेम के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लोग यहां स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। इसी तरह चमोली के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस वक्त क्या हाल है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं। मीर फरीद, कैसी बर्फबारी वहां जारी है? इस वक्त हम हैं 14,000 फीट अबव सी लेवल और ये है अफरवट पीक गुलमर्ग की। इधर आप आ सकते हैं गंडोला राइड लेके। 2 फेजेस हैं गंडोला के, पहला कांगडूरी और दूसरा यहाँ आता है। और गंडोला में जब यहाँ आते हैं आपको एहसास होता है कि कितना ऊंचा आप जा रहे हैं। और ये लिटरली यहाँ जब आप आएंगे तो आपको लगेगा आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बादलों का कवर है और इसके साथ साथ जो बाकी सारी माउंटेन पीक्स हैं, पहाड़ी जो श्रृंखला है, आप सब यहाँ से जो है एंजॉय कर सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पहुंचे हैं नया साल मनाने के लिए, गुलमर्ग आए थे। और अगर आप गुलमर्ग आते हैं और गंडोला राइड लेके यहाँ नहीं आते तो आप बहुत कुछ मिस करते हैं। तो कोशिश लोग यही करते हैं कि यहाँ तक पहुंचे। जैसे मैंने कहा, आसान नहीं है और यहाँ टिकना आसान नहीं है क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त -8 से 9 डिग्री है और रियल फील अगर आप बोलेंगे तो -14-15 है। तो मेरे हाथ जो है सुन्न हो गए हैं, कान, चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो गया है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं शायद वो भी फ्रीज हो जाए। तो बहुत जबरदस्त ठंड। लेकिन कश्मीर की बात करें तो रिलीफ है क्योंकि बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से जो है तापमान में बेहतरी आई है क्योंकि काफी देर तक खुश्क ठंड थी। -8-9 तक पारा लुढ़का था श्रीनगर में। लेकिन गुलमर्ग की बात ही कुछ और। अगर ठंड की बात करें, यहाँ की ठंड एक अलग लेवल की है, जमा देने वाली ठंड है और यहाँ पहुंचना भी एक मिशन है। लेकिन बहुत खूबसूरत नजारे जिसको आप कहेंगे हेवन ऑन अर्थ, और ऐसे नजारे जो यहाँ आता है उम्र भर की जो है यादें लेके जाता है। यहाँ टूरिस्ट जो हैं फोटो उठा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं क्योंकि ये भी वो जानते हैं शायद अगली बार यहाँ ना आ पाए। तो अफरवट जबरदस्त ठंड और गुलमर्ग के लिए अच्छी बात ये कि आने वाले दिनों में न सिर्फ गुलमर्ग में पर पूरी घाटी में फिर एक बार बर्फबारी होने वाली है और आईएमडी का माने तो बहुत हेवी स्पेल ऑफ स्नोफॉल होने वाला है। तो साफ तौर पे ये जगहें जो है बर्फ से भर जाएंगी अगले 4-5 दिन में। टूरिज्म बढ़ेगा, स्कीइंग के लिए अच्छा है और ओवरऑल कश्मीर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ग्लेशियर्स रिचार्ज होंगे और यहाँ गर्मियों में जो है पानी की कमी नहीं होगी। तो बहुत तरीके से बर्फ कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन अफरवट में ठंड अलग लेवल की और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारे। क्या पसंद तारिक लोन के साथ मीर फरीद, अफरवट, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे के लिए। और अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की फिजा कैसे बर्फबारी से गुलजार है। देखिए हमारे संवाददाता अशरफ वानी की खास रिपोर्ट। रविवार को पूरे कश्मीर में एक बर्फबारी का दूसरा दौर शुरू हुआ। फिलहाल उतनी ज्यादा बर्फबारी श्रीनगर में तो नहीं हुई, लेकिन अगर कश्मीर के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो कई जगहों पर 1 फुट से 2 फीट तक बर्फ जो है वो जमा हो गई है। सोमवार को ही फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों पर हो जाएगी, लेकिन सोमवार शाम के बाद मौसम जो है वो संभलेगा और कड़ाके की ठंड जो है वो पूरे कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में दस्तक देगी। अगर इस बर्फबारी की बात करें, जहां पर एक तरफ इस बर्फबारी ने कश्मीर आने वाले पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाई है, वहीं पर आम लोगों की दिक्कतें जो बर्फबारी के साथ आती हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। कई सारे इलाकों में अभी भी सड़कों से बर्फ हटाना बाकी है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, जबकि शहरों में
सड़कों को यातायात के काबिल बना दिया गया है। अगर गुरेज वादी की बात की जाए, एक बार फिर आवाजाही के लिए गुरेज सड़क जो है बांडीपोरा से मिलती है वो यातायात के लिए बंद है। उसी तरह टंगडार भी जो है, जो कुपवाड़ा जिले में आता है, वो भी साधना पास के पास करीब 2 फीट बर्फ जमा हो जाने से फिलहाल यातायात के लिए रोक दी गई है। गुलमर्ग और पहलगाम जो कि पर्यटन स्थल है, वहां से सड़कों से बर्फ हटाया गया है और फिलहाल पर्यटक इन पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट रविवार और सोमवार के लिए जारी किया था। फिलहाल कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से जो है फिलहाल मौसम में राहत है, कोई तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन जो ही आसमान से ये बादल छट जाएंगे तो सर्दी का एक नया दौर कश्मीर में भी और उत्तरी राज्यों में भी, और साथ ही साथ कोहरे की भी जो है कहीं न कहीं तीव्रता पूरे उत्तरी राज्यों में बढ़ेगी। अशरफ रानी, श्रीनगर। वहीं उत्तराखंड में औली की बर्फीली वादियों में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। इन इलाकों में आज भी हिमपात के आसार हैं, लेकिन पहले से यहां जो बर्फबारी हुई है उसके कारण माहौल बेहद खूबसूरत हो गया है। सैलानी यहां पर स्कीइंग कर रहे हैं और स्नो गेम्स का मजा ले रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम भी जबरदस्त बर्फ की आगोश में है, क्योंकि पूरे चमोली इलाके में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। इस बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी और हरिद्वार में भी बारिश हो सकती है। और अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का। जनवरी का महीना चल रहा है और रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी हां, आप ठीक समझे, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह का मौका आ रहा है। अवधपुरी में 1 साल पहले 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन वर्षगांठ इस साल 11 जनवरी को मनाई जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर धूमधाम से भव्य उत्सव होने वाला है, और हो भी क्यों ना, आखिर पावन मौका जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने की वो शुभ घड़ी आने ही वाली है। 1 साल पहले यानी 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा के वर्षगांठ का उत्सव 22 जनवरी को नहीं बल्कि 11 जनवरी को मनाया जाना तय हुआ है। इसकी वजह है भारतीय काल गणना, यानी कि हमारा पंचांग के मुताबिक बीते साल 22 जनवरी 2024 के दिन पौष शुक्ल द्वादशी की वो अनुपम तिथि थी जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन इस साल पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि 22 जनवरी को नहीं बल्कि 11 जनवरी को पड़ रही है। लिहाजा प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर अवधपुरी में पौष शुक्ल द्वादशी को प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव 11 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा। मंदिर ट्रस्ट की ओर से देश विदेश के साधु संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला का अभिषेक और पूजन अर्चन करेंगे। इस दौरान अयोध्या में रामलीला मंचन सहित कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। वे लोग जो बीते साल प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। अयोध्या के आसपास का समाज, हम उनको 22 तारीख को नहीं बुला सके। ऐसे समस्त संतों की, गृहस्थों की के नाम लिखे जा रहे हैं। सारे देश से लगभग 70 संत महात्मा हमने सूची बनाई है। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में एक बार फिर आस्था का ज्वार उमड़ेगा। भजन कीर्तन करते साधु संतों के साथ
आम श्रद्धालु रामलला का गुणगान करते नजर आएंगे। मंदिर प्रांगण में पूरे 3 दिनों तक बधाई गान की तैयारी है। राम नाम की धुन में रमने वाले भक्तों के लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। उत्सव तो महाकाल की नगरी उज्जैन भी मना रही है और मौका जब उत्सव का हो तो लोगों में उल्लास चरम पर होता है। उज्जैन में राहगिरी आनंद उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके जरिए अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया का संदेश दिया गया। सड़क पर नाचते झूमते लोग, अपने हुनर और कौशल की नुमाइश करते बच्चे और नौजवान, ये तस्वीरें उज्जैन के राहगिरी आनंदोत्सव की है। उज्जैन में हर साल की तरह इस साल भी सर्दी के मौसम में राहगिरी आनंदोत्सव का शानदार आयोजन हुआ। बाबा महाकाल की नगरी में 11 साल पहले शुरू ये परंपरा अब एक महोत्सव का रूप ले चुकी है। यहाँ लोगों के दिलों में राहगिरी की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इसमें शामिल होने पहुंचे। यहाँ उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। उन्होंने हजारों की भीड़ के सामने लाठी पर अपने हाथ आजमाए और लोगों का हौसला बढ़ाया। भगवान ने 64 कला सीखी, 14 विद्या में निष्णात हुए। स्वाभाविक रूप से जीवन में इतने रसरंग है कि उसका आनंद सब ले, और खास करके सुबह सवेरे सैर जरूर करे। ऐसे में ये आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के नाते से मैं आज यहाँ शामिल हुआ। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रबंधन किए। राहगिरी में आम लोगों को अपनी कला और कौशल दिखाने का शानदार मंच मिलता है। बड़े तो बड़े, यह बच्चे भी अपने हुनर से लोगों को चौंकाते नजर आते हैं। इस आनंदोत्सव के दौरान एक बच्ची का लाठियों के साथ तालमेल देखकर सीएम मोहन यादव के कदम ठहर गए और उन्होंने बच्ची को अपने कंधों पर उठा लिया। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया का संदेश देते राहगिरी के दौरान मुख्यमंत्री ने घुड़सवारी का भी लुत्फ उठाया और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश में बने 2 फास्ट पेट्रोल वेसल रविवार को लॉन्च किए गए और इससे पहले गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अक्टूबर 2024 में इसी श्रृंखला के 2 और जहाजों को लॉन्च किया था। सजे धजे ये जहाज फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, जिन्हें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं। इन जहाजों को भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किया गया। इससे पहले गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने अक्टूबर 2024 में इसी श्रृंखला के 2 और जहाजों को लॉन्च किया था। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स का बेड़ा बना रहा है, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत को भी बढ़ाएगा। डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी संजीव कुमार की उपस्थिति में अक्षय और अमूल्य नाम के इन दोनों वेसल्स को कोस्ट गार्ड को सौंपा गया। इन अत्याधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल्स को भारतीय तटरक्षक बल की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इनकी लंबाई 52 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर और इनका विस्थापन 320 टन है। ये जहाज जरूरत पड़ने पर दुश्मन को सबक सिखाने में भी सक्षम है, साथ ही ये निगरानी के काम में भी आएंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इतिहास में पहली बार शिपयार्ड के अत्याधुनिक शिफ्ट लिफ्ट सिस्टम का उपयोग करके एक साथ 2 जहाजों को लॉन्च किया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अमूल्य और अक्षय का लॉन्च भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन्नत और स्वदेशी रूप से निर्मित जहाजों को बनाने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की विशिष्टता बढ़ती जा रही है। स्थानीय उद्योगों को फायदा तो हो ही रहा है, रोजगार और विकास के अवसर में भी इजाफा हो रहा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं महाकुंभ की, जिसके शुभारंभ में महज 6 दिनों का वक्त बचा हुआ है। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य छठा बिखरने लगी है। साधु संतों का जमघट महाकुंभ की नगरी में देखने को मिल रहा है। इन साधुओं के संगम में अनूठे संत भी मौजूद हैं, जिनका संसार बड़ा रोचक है, जो आस्था के संसार को बेहद आकर्षक बना रहा है। देखिए।
प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ में श्रद्धा और आस्था की अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। देश के कोने कोने से साधु संत और सन्यासी कुंभ नहाने पहुंच रहे हैं, जो अपने अलग अलग रंग रूप और छवियों से तमाम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये देखिए, कुंभ नगरी में 3 पहियों वाली बाइक पर लहराते भगवा और लाल ध्वज। इस पर सवार हैं सन्यासी बाबा, जिनके सिर पर जटा है और वदन पर भभूत की चादर। ये बाबा 3 पहियों वाली बाइक पर चलते हैं। इसकी वजह ये है कि ये बचपन से ही दिव्यांग हैं, लेकिन सनातन धर्म और आध्यात्म के प्रति इनकी अगाध आस्था इन्हें संन्यास की ओर ले आई। ये गुजरात से 14 दिनों का सफर करके प्रयागराज पहुँचे हैं, ताकि महाकुंभ की धुनी रमा सके और अमृत स्नान का सौभाग्य हासिल कर सके। गुरु महाराज का नाम है इंद्रगिरी महाराज, दादा गुरु का नाम है नरेंद्र गिरी महाराज, सेक्रेटरी महाराज। और गुजरात में लिमड़ी और अहमदाबाद, राजकोट अहमदाबाद के बीच में मेरा आश्रम है लिमड़ी के पास, और वहाँ हम रहते हैं, आश्रम चला रहे हैं। और ये कुंभ मेला करने आए हैं, गुजरात से इधर कुंभ मेले में आए हैं, तो सभी साधु संतों का दर्शन और सनातन धर्म के लिए। कुंभ नगरी में पहुंचे बाइक वाले एक और बाबा हैं बवंडर बाबा, जो बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर इंदौर से पूरे देश की यात्रा पर निकले हैं और फिलहाल महाकुंभ में भी पहुंचे हैं। बवंडर बाबा का कहना है कि वे सनातन धर्म के प्रचारक और रक्षक हैं। देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश की यात्रा पर हैं। खास तौर से सामानों के पैकेट और होर्डिंग बैनर पर देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल के खिलाफ बवंडर बाबा अपना अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म और धार्मिक भावना की गरिमा बनी रहे। आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जो भारत एक सर्वधर्म मान्य देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते। कोई भी सिख समुदाय का, सिख गुरुद्वारे का, वाहे गुरु का कई चित्र चिन्ह का अपमान कोई सरदार नहीं करता, ना होने देता है। कोई भी मुस्लिम कुरान का 786 का मक्के का चित्र का अपमान ना करता है, ना होने देता है। उन्हें पता है जड़ रहेगी तो पेड़ रहेगा। अगर हम ही हमारे मजहब और धर्म का अपमान करेंगे तो दूसरा तो करेगा ही करेगा। तो हम ना करें तो वो नहीं करते, तो होने नहीं देते। तो हम हिंदुओं को भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम हमारे धर्म का अपमान न करें। बवंडर बाबा 3.5 साल से देश की यात्रा पर हैं और इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जन जागरण अभियान अंजाम तक नहीं पहुंचता, तब तक ये दाढ़ी और सिर के बाल नहीं कटवाएंगे और जूते चप्पल भी नहीं पहनेंगे। तो मैं बाबा स्वरूप हो गया हूँ, लेकिन मैं एक प्रचारक और एक क्रांतिकारी हूँ सनातन धर्म। महाकुंभ में साधु सन्यासी और बाबाओं का महाजुटान लगा है, तो यहाँ पर भगवान की धुन में रमे कुछ गृहस्थों की भी अनूठी धार्मिक भावना के दीदार हो रहे हैं। हाथों में खड़ताल लिए राजस्थान के 77 साल के रामदीन जाट कुंभ नगरी में घूमते हुए निरंतर एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। रामदीन जाट 2001 से लगातार हर साल संगम तट पर लगने वाले माघ मेले और सभी कुंभ मेलों में आ रहे हैं। कुंभ नगरी में गूंजती इनकी रामधुन हर कोई पहचानता है। रामदीन कल्पवास नहीं करते, बल्कि किसी कल्पवासी से कम भी नहीं है, क्योंकि उनकी हर तरह हर साल प्रयागराज में लगने वाले मेले में आने का इनका सिलसिला अब तक टूटा नहीं है। पूरी मेला नगरी के कोने कोने में घूमते हुए रामदीन राम के नाम का जाप करते रहते हैं। भावना भगवान की भक्ति की भावना है तो भगवान को भजन करो, आप प्रेम भाव, शास्त्र का ये नियम है, निस्वार्थ भाव, भगवान को भजन करो। करता बताता हूँ, ये बहुत महाशी राम नाम से करता हूँ। सभी जहाँ कुंभ होता है, उज्जैन है, नासिक है, हरिद्वार है, सब जगह जाता हूँ। महाकुंभ हो, कुंभ हो, सब जगह जाता हूँ। हर साल भगवान को भजन करता हूँ। मेरा नाम तो रामदीन है, तो राम नाम से नाम से लोग मेरे को जानते हैं। राम नाम से आ गया, राम नाम से चला गया। इनका एक अलग ही कल्पवास है। जैसे कुंभ मेले में कल्पवासी अपना सीक्वेंस नहीं टूटते, चाहे वो माघ हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो आर्द्र कुंभ हो, उसमें उनका आने का सिलसिला नहीं टूटता। वैसे ही रामदीन है, जिनका सीक्वेंस भी इसी तरह ही है। कल्पवासियों की तरह इनका भी कल्पवास बिल्कुल राम नाम को लेकर, और हर बार राम नाम सा का जप लेकर कुंभ में आते हैं और भगवान राम की धुन को लेकर पूरे मेले में घूमते, और ये कहते हैं राम नाम में जो बात है वो किसी में नहीं है। ये पैसे से किसान है, लेकिन ये कहते हैं खेती राम नाम की करनी चाहिए। राम नाम करने से बहुत सारे जो कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का महामेला करीब 50 दिनों तक चलेगा। तब तक यहाँ ऐसे तमाम निराले श्रद्धालु और बाबा संगम में डुबकी लगाने के लिए नजर आते रहेंगे, जो धर्म और भगवान के प्रति अटूट आस्था का संदेश देंगे।
प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश ही नहीं दुनिया भर से लोग महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ लोग भारतीय सनातन परंपरा में रमे हुए हैं तो कुछ लोगों में इसके बारे में जानने की उत्सुकता है, जिनके कौतूहल को शांत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस महामेले में देश के सांप्रदायिक सद्भाव को भी कायम रखने के लिए खास पहल की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ की गूंज देश ही नहीं दुनिया भर में सुनाई दे रही है। दुनिया के सबसे विशाल धार्मिक आयोजन में देश ही नहीं विदेशों के भी ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी आस्था सनातन धर्म में है और जिनकी उत्सुकता भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं में है। ऐसी ही शख्सियतों में से एक है एंजेला, जो इटली से स्पेन होते हुए भारत आई हैं और सनातन की होकर रह गई हैं। अटल अखाड़े से जुड़ी हुई एंजेला महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंची हैं और दुनिया के लोगों को इस पावन अवसर का साक्षी बनने का संदेश दे रही हैं। अभी ये तो परिवार का मेला है, परिवार के भगवान का मेला है, सो इसलिए तो खुशी वाला है। इट्स अ गुड एनर्जी। आ जाओ, प्रेम से आओ एंड टेक इट इजी। इट्स अ गुड फेस्टिवल। It's a Prem festival. It's a love festival. भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा दुनिया भर के लोगों को पहले से आकर्षित करती रही है। यही वजह है कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो कई देशों के सैलानी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, ताकि न केवल इस महाआयोजन के साक्षी बन सके बल्कि सनातन धर्म के बारे में जानकारी भी हासिल कर सके। Special festival because it's once per 12 year and we really love it. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिटिश इतिहासकार निक बुकर ने सैंड मॉडल के जरिए महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। निक बुकर ने गोवा में रेत से महाकुंभ के आयोजन का मॉडल बनाया है और इसके बारे में जानकारी दी है। इतना ही नहीं, प्रयागराज का महाकुंभ देश की विविधता में एकता की मिसाल बनता दिख रहा है। इस बार यहाँ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में मुस्लिम बैंड भी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुआ। बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है। हम अपने प्रयागराज में इस महाकुंभ में हम लोग 6 साल में भाग लेते हैं। बड़े हम लोग खुशनसीब हैं क्योंकि हम लोग गंगा मैया के चरणों में उनका आशीर्वाद रहता है। हाँ, सब शामिल होता है और सब हम एक साथ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने साफ किया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से साधु संतों का कोई विरोध नहीं है। ये मानना जितने भी बैंड है मैं समझता हूँ सब गैर हिंदू है। 1-2 बैंड ही मेरे है जो हिंदू है और हमने प्रयास किया है सभी गैर हिंदू जितने भी हमारे मुसलमान भाई है उनको काम दिया जाए। हमारे ठेकेदार भी गैर हिंदू है, हरिद्वार से हमारे ठेकेदार आए हैं। हमने कभी मुसलमानों से बैर नहीं रखा। मैं समझता मुसलमान हमारे भाई है। गुलाम नबी चाचा, रशीद चाचा बचपन से बोलते आए, आगे भी बोलते रहेंगे। जो बीच में जो ये व्यक्ति है जो हमारे बीच में विवाद डालना चाहे वो कट्टरपंथी लोग है। वो कट्टरपंथी हमें आपस में हिंदू मुस्लिम का जो विरोध कराते हैं हमें उनसे बचना है। महाकुंभ के पावन अवसर पर विभिन्न समुदायों के बीच आपसी विश्वास और भरोसा कायम करने की पहल शानदार है। उम्मीद है इससे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को और बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में हर आम और खास के लिए तैयारी की गई है। खास लोगों के लिए खास तैयारी है। मोस्ट वीवीआईपीज के लिए तैरते कॉटेज तैयार किए गए हैं जिसमें स्नान कुंड भी हैं, तो अति विशिष्ट लोगों के लिए क्रूज का भी इंतजाम किया गया है। देखिए, इस महाकुंभ में एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी।
परंपरा और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ मेल आपको दिखाई देगा। हम इस वक्त कुंभ में संगम के पास मौजूद हैं। मेरे पीछे आपको सैकड़ों की तादाद में वो नाव, वो पुराने नावों की एक श्रृंखला दिखाई देगी जो इस संगम की, इस प्रयागराज की पहचान है। लेकिन साथ साथ इस बार का महाकुंभ हाईटेक होता जा रहा है। इस तरह के मोटर बोट कई दर्जन इस संगम पर लाए गए हैं, इस महाकुंभ में लाए गए हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने इस तरह के बोट इस बार श्रद्धालुओं और सैलानियों के साथ साथ वीवीआईपी के लिए भी होंगे। और ये बोट इस बार पहली बार लाए गए हैं जो कि वाटर स्पोर्ट्स की तरह आपको इस संगम और इस महाकुंभ में दिखाई देंगे। तमाम जो नए तरीके के ये बोट हैं। पीछे हमारे अगर आप देखें तो ये वो नावें हैं जो आपको हर बार इस संगम का दर्शन कराती हैं। लेकिन इस बार ये नए बोट, आप इन्हें स्पीड बोट भी कह सकते हैं, इसके जरिए इस बार लोग इस संगम का, इस गंगा जमुना दोनों की जो मिलन का स्थल है, इसका आनंद उठा सकेंगे। अपने आप में ये 6 सीटर है। इसके अलावा तमाम सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं और इस तरीके के बोट आपको पूरे इस संगम किनारे, इस प्रयागराज में इस बार महाकुंभ में दिखाई देंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और रेलवे ने उम्मीद लगाई है कि सबसे ज्यादा यात्री ट्रेन से ही प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के लिए चिकित्सा, भीड़ नियंत्रण, विश्राम से लेकर सुरक्षा के खास प्रबंध किए हैं ताकि रेल से आने वाला हर एक यात्री महाकुंभ की यादें संजोकर ही प्रयागराज से प्रस्थान करे। महाकुंभ के आरंभ में महज 1 हफ्ते का वक्त बचा है और तैयारियां आखिरी पड़ाव में हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ रेलवे भी महाकुंभ के लिए कमर कस चुका है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन की सूरत बदल चुकी है। आध्यात्म के रंगों का असर दिखने लगा है। पूरे स्टेशन की सजावट रोशनी से की गई है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट का हो या फिर यात्री सुविधाओं की या फिर यात्रियों की चिकित्सा की। हर तरह की तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। यात्रियों के लिए फर्स्ट एड की सुविधा हर प्लेटफॉर्म पर देने की व्यवस्था है। साथ ही प्रयागराज स्टेशन के बाहर यात्रियों को अपनी ट्रेन का इंतजार करने के लिए शिविर बनाए गए हैं। वहां पर भी चिकित्सा के प्रबंध किए गए हैं। यही नहीं, अगर कोई यात्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो इसके लिए प्रयागराज के हर स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं, जिसे मिनी आईसीयू भी कहा जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन पे, नैनी, छौकी, सूबेदारगंज, प्रयाग जंक्शन, इन सभी जगहों पे हमने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया है। कैपेसिटी सभी की अलग अलग है, लेकिन अगर जैसे प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 6 बेडेड हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है, जो एक तरह का मिनी आईसीयू है। यहाँ पर जो एक तरह से सेकेंडरी मेडिकल या जो थोड़ी सी गंभीर स्थिति के लोग हैं, उनका इलाज करने के लिए हमारी पूरी टीम, डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिकल की टीम विद ऑल इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहेगी राउंड द क्लॉक। और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह से किसी भी यात्री को ऐसी स्थिति ना आए कि वो मतलब उसे प्राथमिक चिकित्सा के अलावा द्वितीयक चिकित्सा भी अगर आवश्यकता हो तो उसे यहीं पे मिल सके। इसके अलावा अगर कोई बहुत गंभीर स्थिति में आ जाता है, बहुत ही सीरियस स्थिति में आ जाता है, ट्रॉमा की स्थिति है, उसे तुरंत ही किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो हमारी एम्बुलेंस भी यहाँ पे तैनात रहेंगी। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे ने 13,000 से ज्यादा रेलगाड़ियों को चलाने की व्यवस्था की है, जिसमें 10,000 ट्रेन रेगुलर होंगी, जबकि 3,000 से ज्यादा रेलगाड़ियां स्पेशल कैटेगरी की होंगी। ये 50 दिन का जो ये मेला पर्व चलेगा, इसमें 13,000 गाड़ियों का संचालन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी 10,000 रेगुलर गाड़ियां होंगी और 3,000 हमारी स्पेशल गाड़ियां होंगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों के आने और जाने को लेकर खास व्यवस्था की गई है। यानी एक तरफ से यात्री प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे तो दूसरे रास्ते से यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर एंट्री होगी। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं।
सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन से भी रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक जगहों पर नजर रखी जाएगी ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो और कोई अप्रिय घटना से भी बचाव हो सके। झांसी में भी ट्रेन के डिब्बों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उन्हें इस तरह से सजाया संवारा जा रहा है ताकि यात्रियों को कुंभ के बारे में जानकारी तो मिले ही, अध्यात्म का अलग से एहसास हो सके। देख सकते हैं हम झांसी के कोच मरम्मत वर्कशॉप में है, जहां पर कुंभ में जाने वाली ट्रेन के डिब्बों को तैयार किया जा रहा है। आप देखिएगा ये ट्रेन के डिब्बे हैं जहां पर तैयार किए जा रहे हैं। ये डिब्बे लगभग यहाँ पर 100 डिब्बों को तैयार किया जाना है जो महाकुंभ के लिए जा रहे हैं। आपको हम पहले वो डिब्बा दिखाएंगे, ये जो उन्होंने तैयार किया है। इसको यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने बार कोड भी दे रखा है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि महाकुंभ टेंट बुकिंग, यानी कि इस अगर हम इस जो बार कोड है इसको हम स्कैन करेंगे तो हम टेंट की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखिएगा बाथिंग डेट्स भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार यहाँ पे पुष्य पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, कब कब किस प्रकार दिया गया है। झांसी में ऐसे 100 कोच बनाए जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल कुंभ स्पेशल ट्रेनों में किया जाएगा। देखिए, झांसी जो CMLR में 100 कोच तैयार किए जा रहे हैं जो स्पेशल, जो कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेंगी उनमें उनका यूज होगा। और कुंभ का एहसास दिलाने के लिए उनको कुंभ में मतलब उनको धार्मिक एंगल भी, मतलब कुंभ से रिलेटेड उन पर सुंदरीकरण किया जा रहा है जिससे लोगों को कुंभ की दिव्यता और भव्यता को और महसूस कर सकें। इन डिब्बों पर टेंट बुकिंग जैसी सुविधाओं के लिए QR कोड भी बनाए गए हैं जिससे यात्रियों को महाकुंभ क्षेत्र में रहने में आसानी हो सकेगी। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।